सभी को एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, इससे पहले मैंने स्प्लेंडर BS6 का फुल इंजन किस तरह से डिसअसेंबल किया जाता है उसके ऊपर आप सभी को वीडियो प्रोवाइड किए, और साथ ही साथ उससे पहले मैंने ये बताया कि इसके अंदर लगा VSS सेंसर कैसे काम करता है। तो बने रहिए, आज का ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों को डिटेल के साथ बताएंगे कि स्प्लेंडर BS6 का किस तरह से फुल इंजन असेंबल किया जाता है। इसके 2 से 3 भाग ऐसे आपको अपलोड करके मैं दिखाऊंगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस, एक एक नट के बारे में, एक एक वॉशर के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे विथ PDF। तो वीडियो बिना स्किप किए एकदम बने रहिए और आपको एक एक चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, मैंने ऑलरेडी सारे गियर पिनियन जो लगे होते हैं इसके अंदर, टिस्ट, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, वो सारी चीज़ों को ओपन कर रखा है। अब इसके अंदर कैसे फिटमेंट करना है, कौन सा वॉशर कहाँ रखना है, कौन सा पिनियन कहाँ रखना है, बताते चलें। ये BS6 की गाड़ी है, कैसे मैं आपके साथ प्रूफ शेयर करूं। तो इस साइड भी देखें बदलाव है, और ये भी देखें यहाँ पे, इससे भी पता चलता है। और ला तो थोड़ा वो चैम्बर दिखाओ, तो उसमें भी करेंगे केस में आपको दिखाते हैं कि VSS सेंसर टाइट है, जिससे आपको ये प्रूफ मैं दे सकूँ कि ये गाड़ी BS6 की गाड़ी है। ये देखें, व्हीकल स्पीड सेंसर लगा हुआ है इसके इंजन के अंदर, तो पता क्या चला कि ये BS6 की गाड़ी है। अब चलिए मैं एक एक तरीका फिटमेंट का बताता हूँ। ये जो राइट हैंड साइड में है ये है हमारा मेन शाफ्ट, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे काउंटर शाफ्ट। काफ़ी सारे मैकेनिक भाई इसे डिफरेंट नाम से बुलाते हैं, चाहे किसी को काउंटर शाफ्ट बोल दिए, किसी को मेन शाफ्ट बोल दिए, किसी को क्लच शाफ्ट बोल दिए, किसी का जो है स्पोकेट शाफ्ट बोल दिए। तो अभी जो कंपनी रिकमेंडेड बताया जाता है, इसे मेन शाफ्ट, इसे काउंटर शाफ्ट। और ये सारी चीज़ें मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, और प्लस एक एक गियर की, एक एक वॉशर की जो मैं फिटमेंट करूँगा वो कंपनी रिकमेंडेड PDF, एक एक का पार्ट नंबर, एक एक का वॉशर, एक एक का नंबर, कौन सा कितने नंबर का गियर है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कौन सा वॉशर के बाद, और ये सभी मैकेनिक भाइयों के पास BS6 का होना चाहिए। चैप्टर नंबर 10 में इसके ट्रांसमिशन डिटेल दिया गया है। अब चलिए मैं सबसे पहले इसका क्या करेंगे, मेन शाफ्ट की फिटमेंट करेंगे। ये हमारा मेन शाफ्ट है, इसके अंदर मैं इसकी फिटमेंट करूंगा, उसके बाद इसके काउंटर शाफ्ट को फिट करेंगे। ये जो मेन शाफ्ट है इसमें अगर देखें तो फर्स्ट नंबर का गियर और सेकेंड नंबर का गियर ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ है। अब जब फर्स्ट नंबर जो गियर है वो इसके मेन शाफ्ट से अटैच होता है, और सेकेंड नंबर के गियर को ऐड करने के बाद उसके बाद एक वॉशर डालना पड़ता है। कौन सा वॉशर? स्टील वॉशर, जो एकदम अलग तरीके से डिज़ाइन किया होता है इस तरह से। उसके ऊपर एक इस तरह से लॉक ऐड करना, जिसे मैंने ऑलरेडी लगा रखा क्योंकि इसके अंदर खराबी नहीं थी। मेन इसके थर्ड नंबर गियर में प्रॉब्लम था, जिसे मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो क्या है कि फर्स्ट नंबर लग चुका है, अब इसके सेकेंड नंबर लग चुका है। अब इसका मैं थर्ड नंबर गियर इसके अंदर मैं ऐड करूँगा। तो इसको कुछ इस प्रकार से ऐड करना है। तो इसमें 3 गियर फिट हो गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड नंबर गियर को ऐड करने के बाद यहाँ पे एक लॉक ऐड करना पड़ता है, ताकि ये गियर यहाँ से ऊपर ना जा सके। और इसका मैं डिटेल में PDF तो आपको प्रोवाइड करूँगा ही, व्हाट्सअप नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि PDF रहा तो घंटों का काम आप मिनटों में फिट कर सकते हैं, और आपका गियर फिटमेंट में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा अगर PDF रहा तो इस लॉक को हम थर्ड नंबर गियर के पिनियन के पास ऐड करेंगे। तो 2 हॉल से इसे गुजारना पड़ता है, काफ़ी टफ है। चलिए मैं इसे यहाँ फिट करता हूँ। तो लॉक इस खांचे से ऊपर ले आएंगे यहाँ पे, और उसके इस वाले लॉक में ऐड कर देंगे। थर्ड नंबर गियर को ऐड करने के बाद उसके जस्ट ऊपर एक वॉशर हमें ऐड करना होता है। यहाँ पे इस तरह से मैंने वॉशर ऐड कर दिया, और इसके लॉक को अच्छे से चेक कर लेंगे और ये देख लेंगे कि ये गियर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अब इसके ऊपर जो हम फोर्थ नंबर गियर को ऐड करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से ये देखिए। तो इससे क्या हुआ कि ये हमारा जो है मेन शाफ्ट पूरी तरह से वर्किंग के लिए रेडी हो चुका है। अब चलिए मैं इसके काउंटर शाफ्ट यानी स्पोकेट शाफ्ट को फिटिंग करता हूँ।
अब काउंटर शाफ्ट में सबसे पहले हमें जो है एक अंदर वॉशर ऐड करना पड़ता है इस तरह से, उसके ऊपर एक लॉक फिट करना पड़ता है। ये शाफ्ट जब रिप्लेस करना हो जब इस लॉक को ओपन करें, अन्यथा इसे लगने रहने दें। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर एक बुश ऐड करेंगे। यहाँ पे जो 4th नंबर पे PDF में दिखाया गया है, इस बुश को ऐड करने के बाद इसके लोअर गियर को ऐड करेंगे, काउंटर शाफ्ट के लोअर गियर को। ये अच्छे से काम कर रहा है। इसके ऊपर हम एक वॉशर ऐड करेंगे। यहाँ पे समझने की कोशिश करें, जिस तरह से मैं डिटेल में बता रहा हूँ, BS6 का जनरेशन है, कभी ना कभी आपको किसी भी वजह से इंजन ओपन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उस कंडीशन में इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्पफुल जानकारी मिलेगी। तो ये इसके लोअर गियर को फिटिंग करने के बाद आप इसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे और ऊपरीली सरफेस में फिटिंग करना शुरू करेंगे। अब इसके काउंटर शाफ्ट के ये 2nd नंबर के गियर को ऐड करेंगे। इसके अंदर सेलेक्टर लगता है। अब इसे यहाँ पे लगाने के बाद देखें ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, अच्छे से फिट हो गया। अब इसके ऊपर हमें एक लॉक ऐड करना पड़ेगा, जो इस प्रकार से लॉक रहेगा। इस लॉक को हम यहाँ पे लगाएंगे। इस लॉक को इस तरह से प्लायर की मदद से थोड़ा सा ऊपर ले जाकर कुछ इस प्रकार से लॉक कर देंगे और इसे घुमा के देख लेंगे कि ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये काम कर रहा है। अब इसके ऊपर हमें एक वॉशर ऐड करना पड़ेगा, कट वॉशर। ये मैंने वॉशर इसके ऊपर लगा दिया। वॉशर को ऐड करने के बाद काउंटर शाफ्ट के 3rd नंबर गियर को ऐड करेंगे। ज़्यादातर खराबी इसी गियर में आता है स्लिपिंग की वजह से। अब इसे जब 3rd नंबर गियर को ऐड करेंगे, फिर इसके ऊपर भी एक हमें वॉशर ऐड करना पड़ेगा, यही कट वॉशर। उसके बाद इसके 4th नंबर गियर को ऐड करेंगे, जो काउंटर शाफ्ट का है। इस तरह से ऐड करने के बाद इसके ऊपर एक नॉर्मल सा वॉशर। तो ये रहा इसके पूरे गियर पिनियन की फिटमेंट का तरीका BS6 स्प्लेंडर का। मैं अभी दोनों गियर को अच्छे से दिखा देता हूं और इसके PDF भी दिखा देता हूं ताकि क्लियरली समझ में आ सके। ये देखें, ये इसका कुछ इस प्रकार से गियर फिट हो गया। तो इस जो आसानी हुई मुझे फिटिंग करने में, और एक वॉशर भी मिस नहीं हुआ, परफेक्ट तरीके से ये काम भी कर रहा है। ये सारा चीज़ पॉसिबल हो पाता है PDF की मदद से। एक एक टिथ का जानकारी इसके अंदर दिया हुआ है, एक एक जो पार्ट नंबर सभी का दिया हुआ है, कौन सा वॉशर किसके नंबर पे है सभी दिया हुआ है। जब ये चाहिए रहेगा तो ये पार्ट नंबर से आप ये सारे शाफ्ट के जो PDF होते हैं, ये कंप्लीट प्रोडक्ट भी आप यही पार्ट नंबर से मंगवा सकते हैं। अब चलिए ये सारे गियर को हम इसके क्रैंक केस में ऐड करते हैं। इसके गियर सेलेक्टर के अंदर इसके गियर पिनियन को काउंटर शाफ्ट, मेन शाफ्ट दोनों को ऐड कर दिए हैं और अच्छे से ल्यूब कर दिए हैं। अब इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इस तरह से हम इसके हॉजिंग में इसके क्रैंक केस में इसे इजीली फिट कर देंगे। चलिए मैं अच्छे से, देखिए ये क्लियरली बैठ गया। अब इसकी वर्किंग को हमें टेस्ट करना है। तो जब भी हम इसके वर्किंग को टेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा इसके अंदर हम जो इंजन ऑयल है, जो हम इसके इंजन के अंदर यूज करने वाले हैं, उसे ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से पता चल सके कि हमारा गियर काम कर रहा है कि नहीं। चलिए मैं चेक करता हूँ ना, चेक करने का तरीका भी बताता हूँ। गियर को फिटमेंट करने के बाद एक चीज़ हमेशा नोटिस करना चाहिए, खासतौर पर स्प्लेंडर या हीरो की गाड़ियों में तो नहीं, बट बजाज का इंजन जब फिटिंग करते हैं ना तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है डिस्कवर वगैरह में। तो हमारे जो उस्ताद जी बताए थे उसका मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले इसके मेन शाफ्ट को आपको पकड़ना है, ये पकड़ लिया मैंने, और उसके बाद ये मेन शाफ्ट को घुमाना है और स्पोकेट शाफ्ट को इस तरह से, स्पोकेट शाफ्ट जो यहाँ पे है ये वाला शाफ्ट, इसे हम इस तरह से पकड़ के रखेंगे। और जब गाड़ी न्यूट्रल में रहेगी ना तो ये शाफ्ट हमारा घूमेगा नहीं, जब पकड़ के रखेंगे तो इससे ये पता चलता है कि हमारी गाड़ी अभी न्यूट्रल में है। और जब ये शाफ्ट घूमना चालू हो जाएगा समझ लीजिए हमारी गाड़ी गियर में है। ये देखिए, अब हम चाहे लाख कोशिश कर लें, ये हम स्पोकेट को पकड़ ही नहीं सकते क्योंकि अभी मैंने गाड़ी को गियर में डाल दिया है। तो डिस्कवर वगैरह में ये चीज़ ज़रूर चेक कर लें कि गाड़ी न्यूट्रल हो रही है या नहीं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम गाड़ी के इंजन को फिटिंग करते हैं तो न्यूट्रल में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। बट इस गाड़ी का परफेक्ट तरीके से सारा ट्रांसमिशन काम कर रहा है। अब चलिए मैं इसके अंदर किक शाफ्ट ऐड करता हूँ। इस गाड़ी का किक शाफ्ट है, इसे भी मैंने ओपन कर लिया था, अभी इसे भी मैंने लगा लिया है। काम भी अच्छे से कर रहा है, कोई साउंड नहीं। जैसे किक का यूज करेंगे साउंड आना शुरू हो जाएगा। ये देखें,
यानी काम कर रहा है। जैसे ऊपर किक का अप्लाई करेंगे ये भी काम कर रहा है। अब इसके क्रैंक केस में क्रैंक को ऐड कर देंगे। आपको पता ही होगा दोनों बेयरिंग में अच्छे से हम जो है इंजन ऑयल का या कोई अच्छा सा लुब्रिकेंट का यूज करेंगे। अब देखें ये काफ़ी आसानी से जा नहीं रहा, तो इसके अंदर हम प्लास्टिक हमर का उपयोग करेंगे ताकि कहीं से कोई ऐसा स्क्रैचेस ना लगे। काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है क्योंकि पहले ही हम ल्यूब का यूज कर चुके हैं। तो नॉर्मली इसके अंदर हम हमर का उपयोग करके डायरेक्ट इसे हम फिट करते हैं। क्रैंक को फिटिंग कर दिया, अच्छे से ये काम कर रहा है। अब इसके ऊपर हम इसका मेन जो गैस्केट है उसका उपयोग करेंगे। याद रखें इसके ऊपर जब भी आप इंजन फिटिंग करें रेजी बॉन्ड, एना बॉन्ड, इन सारी चीज़ों का उपयोग ना करें। वो उन केस में उपयोग किया जाता है जब इनके सरफेस पे काफ़ी स्क्रैचेस हो या काफ़ी टाइम इंजन खुला हो, इंजन की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो और लीकेज के चांसेस बढ़ रहा हो, जब आप एना बॉन्ड या रेजी बॉन्ड का उपयोग करें। अगर फर्स्ट टाइम इंजन खोल रहे हैं या काफ़ी नया इंजन है, अच्छी कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में आप कोई भी ऐसे लुब्रिकेंट का यूज ना करें। उससे भी आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकता है, हेड में ऑयल की ट्रांसफ़र नहीं होगी अगर उस तरह से गलती करते हैं तो मैं नॉर्मली इस तरह से जो डायरेक्टली इसके अंदर हम गैस्केट का उपयोग करेंगे। गैस्केट में इसके क्रैंक केस में कोई भी बदलाव नहीं है। मेन जो बड़ा बदलाव है इसके मैग्नेट साइड में, मैग्नेट पैकिंग इसका नहीं जाएगा, BS6 का अलग है, स्पेशल है, वो भी मैं दिखाता हूँ। अब इसके ऊपरेले क्रैंक केस को इसके ऊपर फिट करेंगे। ये देखें काफ़ी इजीली बैठ गया है। अब इसे पलट के हम इसके अंदर डायरेक्टली सारे बोल्ट को टाइट करेंगे। क्रैंक केस फिटिंग कर चुके हैं। अब इसके बोल्ट को हमें टाइट करना है अपोजिट बाय अपोजिट, एक इस डायरेक्शन में दूसरा यहाँ पे। सारे बोल्ट को हम टाइट कर लेते हैं और उसके बाद जो आगे का मेथड रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं अच्छे से फिक्स करके टाइट करता हूँ। क्लच साइड फिटमेंट शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे भी एक इसके किक में एक टाइमिंग होता है और एक इस जगह पे इसके मेन लाइनअप पे टाइमिंग होता है। तो डायरेक्टली इस तरह से मैच करवा देंगे इस टाइमिंग को। काफ़ी आसान है इसे फिटिंग करना। अब यहाँ से डायरेक्टली एक यहाँ पे देखिए इस तरह से खांचा बना हुआ, इस पे फिट करके ये जो स्प्रिंग है इसे ऊपर ले जाएंगे और इस वाले लॉक पे हम सेट करेंगे। आप समझ पा रहे होंगे, इस वाले डॉट के डायरेक्शन में इसे हम फिटिंग करेंगे और ये स्प्रिंग ऊपर ले जाके फिट करेंगे। स्प्रिंग को ऐड करने के बाद इसे अंदर पुश करने के बाद एक लॉक होता है इसके ऊपर जिसे हमें लगाना है। ऑयल फिल्टर को ऐड करना है पहले। काफ़ी समय अगर इसे आप मिस करते हैं तो भूल जाते हैं फिर बाद में। उसके बाद इसके अंदर पंप ऐड कर देंगे। ये ऑयल पंप इसका लगा चुके हैं। इसके ऊपर 3 बोल्ट होता है, इसे हम लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से हम टाइट करेंगे। गियर पेडल लगाने से पहले गियर सिलेक्टर के ऊपर इस तरह से पिन जो लगा होता है इसे यहाँ पे फिट करना है। चार बड़े बड़े पिन हैं और 2 काफ़ी छोटा छोटा। काफ़ी इसे जो है केयरफुली लगाना पड़ता है वरना थोड़े से जो है गलती से ये अंदर जा सकता है। ये मैंने इसके अंदर सारे पिन लगा चुका है। इसके बाद हम गियर पेडल को डालेंगे यहाँ। ये मैंने लगा दिया है। BS6 में कुछ ऐसा जो है ख़ास जगहों पे आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। बाकी सब पहले की जो गाड़ियाँ आप असेंबल करते थे उसी हिसाब से इसको भी असेंबल कर सकते हैं। कुछ ऐसे जगहों पे आपको ख़ास ध्यान रखना पड़ता है, वहाँ पे अगर गलती करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहले इसके ऊपर जो लगा 10 नंबर का नट है इसे टाइट करेंगे। फिर इसके हम ड्रम स्टॉपर पट्टी जो है इसके ऊपर जो 5 नंबर का एल की बोल्ट लगा हुआ है इसे टाइट करेंगे। ये टाइट हो चुका है। जब भी गियर बॉक्स असेंबल हो जाता है ना तो क्लच हॉजिंग या क्लच का पूरा असेंबल करने से पहले ज़रूर गियर शिफ्टिंग चेक कर लें।
चाहे कितना बड़ा भी एक्सपर्ट हो, एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। अभी मैं इसके गाड़ी न्यूट्रल में है, क्योंकि ये देखिए ये जो स्पोकेट शाफ्ट है, इसे मैं पूरी तरह से पकड़ के इस शाफ्ट को घुमाऊंगा तो मैं इस शाफ्ट को आसानी से रोक पाऊंगा। तो अभी इसके अंदर क्या है कि हम गियर शिफ्टिंग चेक करेंगे। तो अभी हमारी गाड़ी न्यूट्रल में है, ये वाले शाफ्ट को मैं पकड़ लिया हूँ, इसे घुमा रहा हूँ, बट ये शाफ्ट हमारा घूम नहीं रहा, आसानी से पकड़ सकता हूँ। अब सबसे पहले प्रेस करेंगे फर्स्ट गियर, 1 2 3 4, काफ़ी आसानी से काम कर रहा है। गियर अगर स्मूथ रहा तो फिर फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये ज़रूर टेस्टिंग कर लें क्रैंक केस असेंबल करने से बाद। चलिए अब इसके क्लच वगैरह पूरा फिटिंग करते हैं। क्लच को फिटिंग करने का प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले एक हम वॉशर ऐड करेंगे। वॉशर ऐड करने के बाद एक इस तरह से बुश ऐड करेंगे क्लच हॉजिंग का। उसके ऊपर यहाँ पे जो एक पिनियन होता है, जेपीडी पिनियन, इसे हम ऐड करेंगे। उसके बाद इसका क्लच हॉजिंग हम लगाएंगे। ये क्लच हॉजिंग लग चुका है। अब इसके ऊपर एक पतला सा वॉशर ऐड करेंगे। जस्ट इसके ऊपर 2 कट वॉशर होता है, जिसके ऊपर थोड़ा सा हम ग्रीस का उपयोग करके लगाएंगे। ये ग्रीस इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये कट वॉशर है, कभी भी फिटिंग के दौरान ये बाहर निकल आता है, इसलिए ऐड कर दें ग्रीस। अब इसके ऊपर एक इसका वॉशर जो होता है इस तरह से कॉलर वाला, इससे हम ढक देंगे। अब यहाँ इसका हम क्लच प्लेट लगाएंगे। जो बनाता है ऊपर खराब ना आना खराब। इसके क्लच साइड कंप्लीट तरीके से फिटिंग कर चुके हैं। अब मेन बचा है इसका रिंग पिस्टन, हेड के वाल और यहाँ पे इसका टाइमिंग चेन और टाइमिंग वाला एरिया। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रिंग पिस्टन। तो टाइमिंग चेन को असेंबल करने से पहले हम रिंग पिस्टन के बारे में जानेंगे कि कहाँ पे कौन सा रिंग असेंबल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले उस चीज़ को हम फिटिंग करके दिखाते हैं, क्योंकि पीडीएफ उसका ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है। क्योंकि टाइमिंग चेन हम लोग बाद में इसलिए असेंबल करेंगे क्योंकि काफ़ी समय जब टाइमिंग चेन लगा दिया जाता है, मैग्नेट लगा दिया जाता है, तो उसके उतरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले हेड ब्लॉक, उसके बाद टाइमिंग लेके गाड़ी को डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब इसके रिंग पिस्टन के फिटमेंट से पहले मैं आपको पीडीएफ शो करवा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। काफ़ी पहले इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, बट अभी BS6 का इंजन जब हो रहा है तो एक ये इम्पोर्टेंट जानकारी आपको होना चाहिए कि रिंग पिस्टन को कैसे फिट किया जाता है। तो देखें, ऑयल एक्सपेंडर रिंग जो है, दोनों ऊपर का और नीचे का, वो 45 डिग्री पे है, एक इस डायरेक्शन पे और एक इस डायरेक्शन पे। और ऑयल स्पेसर रिंग जो है उसका डायरेक्शन यहाँ पे है। जैसे पिस्टन में किस किस जगह पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने ये पिस्टन का प्रॉब्लम नहीं था, गाड़ी स्मोक भी नहीं कर रही, इसलिए मैं इसके पिस्टन को ओपन नहीं किया। तो देखें, ये इसका इन साइड है, देखें इन लिखा हुआ है,
ये इसका इंटेक साइड है। अब इसमें देखिए रिंग जो लगा हुआ है 45 डिग्री कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे देखें, एक कट इस साइड है और दूसरा कट अगर देखें तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे देखें तो ये क्या है, इसका 45 डिग्री पे है। तो देखें एक जो कट रखा गया वो यहाँ पे रखा है, ये जो पिन लगता है यहाँ से, तो एक कट यहाँ पे और दूसरा कट यहाँ से इधर ले जाते हुए इस डायरेक्शन पे रखा है। तो ये कंपनी फिटेड है, इसमें कोई भी ऐसा छेड़छाड़ नहीं। और मैंने रिंग भी इसका ओपन नहीं किया, क्योंकि जिस तरह से ये रिंग फिटिंग है ओपन करना एक तरह से बेवकूफ़ी है, गाड़ी हमारी स्मोक की समस्या करवा सकती है। अब इसके टॉप 2 को कैसे फिट करना है, टॉप 1 को कैसे फिट करना है वो आप समझ लीजिए, उसका भी मैं फिटिंग के बाद PDF दिखाता हूँ और इसका डायरेक्शन भी दिखाता हूँ। ये एक इस साइड रख दिए और टॉप 1 को इस साइड रखेंगे। काफ़ी समय पिस्टन रिंग हमारे मैकेनिक भाई जब फर्स्ट टाइम इंजन को ओपन करते हैं उसी समय चेक करते हैं और सोच लेते हैं कि कंपनी फिटेड तरीका यही है, बट जी नहीं। वो क्या होता है कि जब रिंग पिस्टन को फिट किया जाता है तो गाड़ी रनिंग कंडीशन में इसका रिंग पिस्टन के अंदर घूमता है, तो वो एक रॉन्ग मेथड है। अभी देखिए मैं किस तरह से इसको फिट किया हूँ। देखिए ये जो ऊपर का ये टॉप 1 है उसका डायरेक्शन इस साइड, टॉप 2 का डायरेक्शन इस साइड, ऑयल एक्सपेंडर का इस साइड, ऑयल एक्सपेंडर का एक इस साइड लोअर, ये अपर, और ऑयल स्पेसर का यहाँ बीचों बीच। तो इससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कैसे इसको फिट किया गया है। तो अभी रिंग पिस्टन में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, यहाँ एक रखें, एक इस जगह पे रखें टॉप 1 टॉप 2 को, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे क्योंकि फुल इंजन को असेंबल करना है। चलिए इसके रिंग पिस्टन को अंदर ऐड कर लेते हैं। अरे आजकल कोई पोस्ट नहीं कर रही हो तुम? बिग प्रॉब्लम यार, पहले सफेद बाल आ गए। ये तो 15 रुपए वाली प्रॉब्लम है। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम मिनी पैक 15 रुपए में। इसका 10 गुना एलोवेरा आपके सफेद बालों की करे देखभाल और बाल दिखे सॉफ्ट एंड शाइनी। और लाखों लाइक सिर्फ 15 रुपए में। गोदरेज एक्सपर्ट। जब भी इस रोलर को फुल्ली टाइट करें तो इस तरह से राउंड करके देख लें कि ये घूम रहा है या नहीं। काफ़ी समय फुल्ली टाइट पड़ जाता है और जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो नया टाइमिंग चेन ऐड करने के बाद भी टाइमिंग चेन का साउंड उत्पन्न होता है। तो रोलर जब भी टाइट करें तो देख लें कि ये रोलर राउंड कर रहा है कि नहीं। मैं इधर अंदर से दिखा दूँ, यहाँ पे देखें, ये रोलर जो है ये घूमना चाहिए, ये देखिए घूम रहा है। फ्रंट साइड के कैप को लगाएंगे। अब ऊपर यहाँ पे देखें EXH का एक लिखा हुआ और एक यहाँ पे निशान बना हुआ, यानी ये जो सिंबल है एग्जॉस्ट साइड रखना है नीचे। हेड के टाइमिंग के लेने के बाद इसके मैग्नेट साइड फिटिंग करेंगे। डायरेक्ट रोलर यहाँ पे असेंबल कर देना है और इसके ऊपर एक लॉक होता है, उस लॉक को ऐड करेंगे। लॉक लगाने के बाद यहाँ पे इसके स्टॉपर पट्टी डालेंगे जो 1 वे रोलर को स्टॉप करके रखता है। इसे फुल्ली टाइट करेंगे और टाइमिंग चेन के गाइड को डालेंगे। सॉरी, टाइमिंग चेन ने सेल्फ चेन रोलर गाइड। ये लग चुका है। इंजन को पूरी तरह से असेंबल करके इसके चेसी पे फिट कर चुके हैं। अब इसके अंदर जो नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे इसकी थ्रोटल बॉडी को अभी यहाँ पे असेंबल करेंगे और इसके अंदर जितने भी सेंसर्स और एक्चुएटर मैंने ओपन किया है वो सारी चीज़ों को मैं कनेक्ट करूँगा, फिर इसकी बैटरी को कनेक्ट करूँगा और डायरेक्टली गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाऊँगा। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से फिक्स करके टाइट कर लेता हूँ।